एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। बड़े बड़े खिलाड़ी अब एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं। इसमें एक नया नाम और जुड़ गया है, मुकेश अंबानी का। उनकी एक कंपनी है जो कि संख्या सूत्र लैब के नाम से जानी जाती है। असल में जियो प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ये कंपनी आती है। 100% इस सब्सिडरी में रिलायंस के ही पैसे लगे हुए हैं। तो उसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके द्वारा एयरक्राफ्ट बनाना और ड्रोन बनाना काफी आसान हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में काफी हेल्प होने वाली है। मतलब इस ड्रोन के द्वारा ही इसका निर्माण किया जा सकेगा और ये एक इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े खिलाड़ी एयरक्राफ्ट और ड्रोन बनाने की तरफ देख रहे हैं, पर ड्रोन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है मुकेश अंबानी उसकी तरफ देख रहे हैं। अभी रिसेंट में भारत में ड्रोन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कई प्रकार के ड्रोन प्रदर्शित किए गए थे। कई कंपनियां भी निकलकर सामने आई थी। इसमें अदानी ग्रुप के द्वारा या गौतम अदानी के द्वारा एक कंपनी के 50% स्टेक को एक्वायर किया गया, जिसका नाम जनरल एरोनॉटिक्स था। तो बड़े बड़े खिलाड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देख रहे हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं। अदानी ग्रुप की बात चली है तो अदानी के द्वारा 70,000 करोड़ यूपी में इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोड से रिलेटेड काम तो करे ही जाएंगे, साथ ही साथ एक एम्यूनेशन फैक्ट्री बनाने की बात करी गई है कानपुर में, जो कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी एम्यूनेशन बनाने वाली फैक्ट्री होने वाली है। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 लोगों को जॉब दिया जाएगा इस पूरे 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट में। बाकी ये जो फैसिलिटी है लगभग 2 से 4,000 लोगों को जरूर इसमें रोजगार मिलने वाला है। बात कर लेते हैं माओवादियों की। माओवादियों पे सरकार का जो शिकंजा बहुत ज्यादा कसता चला जा रहा है। कई अटैक उन पर किए गए हैं। अभी रिसेंट एलिगेशन में माओइस्टों ने कहा है, माओवादियों ने कहा है कि सरकार के द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अपने ही नागरिकों पे बम गिराया गया और वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट्स से और भी ऐसे प्रोटेस्टर्स से अपील कर रहे हैं कि इसके खिलाफ वो आवाज उठाएं। एक्चुअल में उनका ये कहना है कि अप्रैल माह में सरकार के द्वारा सीआरपीएफ भी थी, इसमें इंडियन आर्मी भी थी, इंडियन एयरफोर्स भी थी, उनके टेक्नीशियन भी थे, लोकल पुलिस भी थी। सब ने एक तरफ से माओइस्टों पे बम गिराए। इसमें कहा जा रहा था कि 50 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं उनके द्वारा, ये कहा गया, और 50 बम ड्रॉप करे गए हैं। ऐसी लोकेशंस में ड्रॉप करे गए हैं जहां पर सिविलियन रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, और आदिवासियों ने ये जो हट बनाए हुए थे वो अपने फसल थी उसको सुरक्षित रखने के लिए ये हट बनाए थे। तो उन पर अटैक किया गया। ये तो उनकी अच्छी किस्मत थी कि वो बाल बाल निकल गए और वहां से बाहर भाग गए। पर इस प्रकार का जो सरकार के द्वारा अपने ही नागरिकों पर बम गिराया गया है वो सही बात नहीं है और वो ह्यूमन राइट्स की दुहाई देने लगे। अब ऐसा लग रहा है कि सही जगह स्ट्राइक हो रही है। इस चीज की पुष्टि भारत सरकार के द्वारा नहीं की गई, पर माओवादियों के द्वारा यह भी कहा गया है कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार भी इन्वॉल्व है। साउथ बस्तर में इस प्रकार की घटना हुई है। पृथ्वीराज चौहान नाम सुनते ही हमारे मन में एक अदम्य साहस का भाव पैदा हो जाता है। 12वीं सदी के ऐसे हिंदू राजा जो कि अपनी वीरता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और 800 सालों के बाद भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, पर हिस्ट्री में उनके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने दूसरे युद्ध में, तराइन के युद्ध में उनको हरा दिया था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ कहानियां ये कहती हैं कि 17 बार मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया था और तब जाके 17वीं बार वो हारे थे और उनकी मृत्यु हुई थी। और ऐसे ही नहीं, मोहम्मद गौरी को अंधा होने के बावजूद उन्होंने तीर से निशाना बनाया था और तब जाके उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी। काफी कंफ्यूजन है। ऐसे राजा की कहानी को बड़े पर्दे पे अब अक्षय कुमार सर ने उकेरा है। आज 3 जून 2022 है और सम्राट पृथ्वीराज रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में आपको देखने को क्या मिलेगा? ऐसी हिस्ट्री जो कि अननोन है। हमें खुद देखनी चाहिए, अपने बच्चों को दिखानी चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था। पृथ्वीराज चौहान साहसी होने के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के भी पक्षधर थे। इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार सर की 30 सालों की बतौर अभिनेता जो उनका एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलेगा और साथ ही साथ डायरेक्टर की 18 सालों की इस फिल्म को बनाने के लिए मेहनत आपको देखने को मिलेगी। तो अभी जाइए अपने नजदीकी मूवी थिएटर्स में और इस पिक्चर को जरूर देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। बात कर लेते हैं चीन और चीन के द्वारा बनाए जाने वाले सबमरीन युआन क्लास सबमरीन की। एक्चुअल में युआन क्लास सबमरीन में एक जर्मन कंपनी है जिसका नाम MTU है। इसके द्वारा जो इंजन्स बनाए जाते हैं उसका इस्तेमाल इन युआन क्लास
सबमरीन्स में किया जाता है। यह सबमरीन थाईलैंड को बेचने के लिए चाइना ने प्रपोज किया था। थाईलैंड ने इसको चुन भी लिया था 2017 में और 3 इस प्रकार के सबमरीन बनाने थे। पहले सबमरीन पर जब काम हुआ, जर्मनी ने ये इंजन चीन को बेच दिया, चोरी छुपे बेचा, और उस समय यूरोप का एम्बार्गो लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था, और जो कि अभी भी लगा हुआ है कि चीन को इस प्रकार की चीजें नहीं बेचनी है। जर्मनी ने चोरी छुपे बेच लिया। 2 साल बाद पता लग गया इस चोरी के बारे में, फिर जर्मनी को टाइट किया गया। जर्मनी ने यह कहा कि भाई अब हम चीन के इस सबमरीन के लिए इंजन नहीं बेच पाएंगे। तब तक एक सबमरीन का काम हो चुका था, 2 सबमरीन बचे हुए थे थाईलैंड को, जो कि प्रोवाइड करने थे। फिर चाइनीज वायरस आ गया। थाईलैंड ने ये सोचा कि भैया अब ये 2 सबमरीन उनको नहीं लेने हैं। अभी 1 साल पहले ये प्रपोजल फिर से जिंदा हो गया और 2 और सबमरीन की बात चीन के साथ थाईलैंड की होने लगी, पर इस बार तो जर्मनी के द्वारा उनको अपने इंजन नहीं दिए जा सके। चीन ने यह कहा कि इसके लिए वो खुद के स्वतः डेवलप किए हुए ऐसे इंजन बना देंगे जो कि जर्मनी के इंजन की कॉपी होंगे और जर्मन कंपनी MTU से ही सर्टिफाइड होंगे। थाईलैंड इसके लिए तैयार नहीं है। अप्रैल में ही उनके प्रधानमंत्री के द्वारा यह कह दिया गया है कि चीन जो मेन इंजन है वो लगा सकता है तो लगाए, नहीं तो इस प्रोजेक्ट को वो बंद करने वाले हैं। अब 9 जून को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कि चीन थाईलैंड के अधिकारियों को ये समझाएगा कि उनके इंजन भी कम नहीं है और उनसे भी ये सबमरीन आसानी से चल सकेगा और अपनी अच्छी कैपेबिलिटी के साथ चलेगा। मुझे नहीं लगता कि थाईलैंड मानने वाला है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या निकलकर सामने आता है। बात करते हैं रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स की। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के द्वारा यह कहा गया है कि चीनी जो पायलट्स हैं वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं और उनके एयरक्राफ्ट से टक्कर होने से बच गई। एक्चुअल में कनाडा की एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट जापान के आसपास डिप्लॉयड हैं, जापान में ही डिप्लॉयड हैं और उसके एयर क्षेत्र में गश्ती करते रहते हैं नॉर्थ कोरिया पे नजर रखने के लिए। और जहां पर ये गश्ती होती है वो फ्री एयर स्पेस है, इंटरनेशनल एयर स्पेस है, वहां पे कोई भी गश्ती कर सकता है। जब कनेडियन एयरक्राफ्ट इस प्रकार की गश्ती कर रहे थे, चीनी एयरक्राफ्टों के द्वारा भी गश्ती वहां पर की गई और गैर जिम्मेदाराना तरीके से की गई और इससे कोलिजन भी हो सकता था, ऐसा कनाडा की एयरफोर्स के द्वारा कहा गया। कनाडा के एयरफोर्स के द्वारा यह भी कहा गया कि उन्होंने अपना जो पाथ है उसको भी चेंज कर लिया। फिर चीनी एयरक्राफ्ट वहां पर आ गए और इतने करीब होकर गुजरे कि उनको आंखों से देखा जा सकता था, जिससे कि कोलिजन फिर से हो सकता था। और चीन इस प्रकार की चीजें जानबूझकर कर रहा है, गैर जिम्मेदारी से वो एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। अब बात कर लेते हैं टर्किश बैरक्टर ड्रोन की, जिसको TB2 ड्रोन भी कहा जाता है। ये ड्रोन्स यूक्रेन में भारी मात्रा में पहुंचाए जा रहे हैं। यूक्रेन खरीद रहा है, अच्छी बात है। टर्की इसको बना रहा है, उनको दे रहा है, ये भी अच्छी बात है। पर अब एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है। लुधियाना के नागरिकों के द्वारा एक फंड रेजिंग की गई। फंड रेजिंग में 5 से 12 दिन लगे और इसमें कुछ पैसे इकट्ठा हुए जो कि लगभग $7 मिलियन के बराबर थे, क्योंकि उनके द्वारा इस TB2 ड्रोन को अब खरीदा जा रहा है। इतने पैसे इकट्ठा हो गए हैं। इस TB2 ड्रोन का जो दाम है वो लगभग $6.5 मिलियन होता है। टर्की के द्वारा लुधियाना को ये ड्रोन दिया जाएगा और लुधियाना के द्वारा इसको यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। लुधियाना के नागरिकों के द्वारा ये यूक्रेनियन को एक गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है। इस प्रकार के छोटे ड्रोन जो कि किसी काम के नहीं है, जैसे यूक्रेन में पहुंचेंगे इनको डिप्लॉय किया जाएगा, रशिया इनको एक बार में मारकर गिरा देगा। जो पूरे $6.5 मिलियन हैं, $7 मिलियन हैं, वो पानी में मिल जाने वाले हैं। इसका कुछ होने वाला नहीं है, पर एक मीडिया में जो प्रोपेगेंडा है वो फैल जाएगा और ये दिखाएगा कि लुधियाना के सारे लोग यूक्रेन के साथ हैं। अब बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड के द्वारा एक रेफरेंडम करवाया जा रहा है, अपने नागरिकों के बीच एक वोटिंग करवाई जा रही है कि स्विट्जरलैंड के द्वारा F-35 खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, उनके एयरफोर्स में इसका इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। एक तरह से वो अपने नागरिकों से पूछ रहे हैं और उनका पक्ष जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने नागरिकों से पूछ के वो कोई डिसीजन लेते हैं, पर क्या उनके नागरिक या किसी भी देश के नागरिक इतने कैपेबल हैं कि एयरफोर्स के डिसीजन वो खुद ले सकें? क्या वो किसी एयरक्राफ्ट के प्रो और कॉन्स जानते हैं? क्या उनके सभी नागरिकों को ये पता है कि ये एयरक्राफ्ट कहां पर इस्तेमाल होना चाहिए, ये एयरक्राफ्ट किस समय इस्तेमाल होना चाहिए, ये एयरक्राफ्ट जितने दाम में मिल रहा है उतनी कैपेबिलिटी इसमें है या इसका अल्टरनेटिव भी कोई हो सकता है, इसको चलाने में कितना खर्च लगेगा, ये कोई जानकारी जनरल नागरिक को नहीं होती है। और हमारे दुश्मन कौन है, उनकी एयरफोर्स की कितनी कैपेबिलिटी है,
हमारे एयरफोर्स की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी होनी चाहिए, ये सारे सवाल जनरल नागरिक को पता नहीं होते हैं, इसीलिए कोई भी नागरिक इस प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकता है। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।